हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। हमने अभी तक अपोप्टोसिस की सीरीज में बेसिक ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है वो देख चुके हैं, केस फेजेस क्या होते हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस भी हम देख चुके हैं। आज का वीडियो बेस्ड होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। किस पे बेस्ड होगा? बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। एक्सट्रिंसिक पाथवे किसे कहा जाता है और इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ये पाथवे की हम स्टडी क्यों करते हैं, सब रीजंस हम देखेंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, जब हमने इंट्रिंसिक पाथवे की स्टडी की थी तब हमने देखा था कि सेल को इंटरनली ही कोई सिग्नल मिलते हैं, उस सिग्नल को सेल रिसीव करती है और उस सेल की क्या करा देती है, अपोप्टोसिस या किलिंग करा देती है। इंट्रिंसिक पाथवे के केस में हमने देखा था कि सेल की सरफेस पे किसी भी टाइप के कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेल में इंटरनली ही सिग्नलिंग हो जाती है, उसे आउटर किसी भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट एक्सट्रिंसिक पाथवे नाम से ही समझ में आ रहा है कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होंगे, कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स जो सेल के बाहर से आएंगे, सेल की सरफेस के रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और इसके अपोप्टोटिक मैकेनिज्म को स्टार्ट कराएंगे, ऑन कराएंगे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे इट मींस कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स या एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स होंगे। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स कौन हो सकते हैं? वो लिगेंड जो सेल की अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो साइटोकाइंस हो सकता है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स हो या फाज लिगेंड हो। फाज इट मींस फर्स्ट अपोप्टोटिक सिग्नल, हो सकता है वो क्या हो, फाज हो। सबके केस में मैकेनिज्म तो सेम चलेगी, जब हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे सबके केस में यदि साइटोकाइंस आए हैं तो सेल के सरफेस पे साइटोकाइन रिसेप्टर होंगे, यदि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ आए हैं तो सेल की सरफेस पे टीएनएफ के रिसेप्टर्स होंगे। यदि सेल के पास किसके आए हैं, बेसिकली फाज लिगेंड आया है तो सेल की सरफेस पे फाज रिसेप्टर्स होंगे। मतलब लिगेंड के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बट अब डिफरेंस क्या है कि सब में केवल उनके लिगेंड और रिसेप्टर में डिफरेंस होता है, बेसिक मैकेनिज्म सबकी कैसी होती है, सेम होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक नाम से और जाना जाता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। क्या कहा जाता है? बेसिकली डेथ रिसेप्टर पाथवे। डेथ रिसेप्टर पाथवे क्यों डेथ रिसेप्टर पाथवे कहा जाता है? क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे है, मतलब सेल कहीं बाहर से सिग्नल को रिसीव करेगा। इट मींस जो भी सेल होगी उसकी सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, सेल की सरफेस पे क्या होगा, कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। वो रिसेप्टर क्या होते हैं आपके? डेथ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या कहलाएंगे? बेसिकली आपके डेथ रिसेप्टर, जो सेल की अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेथ रिसेप्टर इट मींस सेल की अपोप्टोसिस कराएंगे। हमने रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। बट डेथ रिसेप्टर्स हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वो रिसेप्टर जो सेल की डेथ करा दे या सेल की अपोप्टोसिस या लाइसिस करा दे, वो रिसेप्टर कहलाते हैं डेथ रिसेप्टर, जिनके साइटोसोलिक डोमेन के पे क्या होता है, आपका डेथ डोमेन प्रेजेंट होते हैं। हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे को क्या कहा जाता है? डेथ रिसेप्टर पाथवे। क्यों? क्योंकि सेल की अपोप्टोसिस या सेल की लाइसिस कराते हैं। एक्सट्रिंसिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड की बाइंडिंग होने पे ही सेल की क्या होती है, अपोप्टोसिस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स क्या हो सकते हैं जिसके लिए सेल अपनी लाइसिस या खुद की ही लाइसिस करा दे? बिल्कुल, यदि आपकी सेल का एक्सपोजर रेडिएशन से हो गया है, सपोज वो यूवी रेडिएशन हो या डिफरेंट काइंड की रेडिएशन जो आपकी सेल को हार्म पहुंचा रही है, रेडिएशन से एक्सपोजर होने के बाद या तो सेल साइकिल के थ्रू वो म्यूटेटेड सेल ही ट्रांसफर हो जाए और आपकी बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन करा दे। बट ऐसा नहीं होता है। हमारी मैकेनिज्म कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है हमारा। यदि सेल किसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो चुकी है तो उसी स्टेज पे सेल की क्या करा दी जाती है, लाइसिस या अपोप्टोसिस करा दी जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली रेडिएशन एक रीजन हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड की सेल किससे एक्सपोजर हो जाए, रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए, या हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ सडनली ऐसे माइल्ड टेम्परेचर चेंज हो जाए, स्ट्रेस की कंडीशन हो जाए। इन सब कंडीशंस में क्या हो सकता है, आपकी बॉडी क्या कर देती है, सेल की लाइसिस करा देती है। किस मैकेनिज्म के थ्रू? एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के थ्रू।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म या एक्सट्रिंसिक पाथवे होता क्या है, या डेथ रिसेप्टर पाथवे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेथ रिसेप्टर पाथवे इट मीन्स वही रिसेप्टर हो गए। रिसेप्टर के कितने डोमेन्स होते हैं, बेसिकली 3 डोमेन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी सेल है आपकी, सेल के पास कितने रिसेप्टर्स होंगे, 3। बेसिकली कितने डोमेन्स हो गए, सॉरी 3 डोमेन्स हो गए। ये कोई भी सेल है, एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें मतलब सेल की सरफेस पे क्या होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर्स कैसे होंगे, उनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होगा। क्या होगा, बेसिकली एक इंट्रा सेलुलर डोमेन, या इंट्रा सेलुलर डोमेन या साइटोप्लाज्मिक डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, इट मीन्स इस पे आके कोई भी लिगेंड बाइंड करेगा। ये सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये है इसका डेथ डोमेन, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। डी इट मीन्स डेथ डोमेन। अब क्या डिफरेंस होगा, बेसिकली कहा जाता है कि किसी भी एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये ऐसा होता है कि जो भी रिसेप्टर होते हैं वो होमोट्राइमर के फॉर्म में होते हैं, मतलब एक जैसी स्ट्रक्चर होगी लेकिन यूनिट्स कितनी होगी, 3। होमोट्राइमर के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल की सरफेस पे। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बेसिकली होमोट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब 3 रिसेप्टर्स होंगे लेकिन स्ट्रक्चरली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। ये क्या है, इसका डेथ डोमेन। ये इसका डेथ डोमेन वाला पार्ट, जिनका सबका क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर। जो लिगेंड आएगा वो भी कैसे फॉर्म में होगा, होमोट्राइमर फॉर्म में। सपोज ये कैसे आपके फास्ट रिसेप्टर, FASR, R इट मीन्स फास्ट रिसेप्टर, फर्स्ट अपोप्टोटिक सिग्नल रिसेप्टर। अब आएगा कौन आपके पास, लिगेंड आएगा, लिगेंड आया। बेसिकली ये लिगेंड भी कैसे होगा, होमोट्राइमर फॉर्म में होगा। इसके पास भी क्या हो गए, फास्ट लिगेंड। किलर लिम्फोसाइट्स हो सकती है, कोई भी नेचुरल किलर सेल्स, या मैक्रोफाज हो सकती है जो इस सेल की अपोप्टोसिस कराती कौन है, मैक्रोफाज सेल्स। किलर लिम्फोसाइट्स होगी आपके पास, नेचुरल किलर सेल्स होगी जो इसकी क्या करा देगी, अपोप्टोसिस कराएगी। इसके पास क्या हो गए, फास्ट लिगेंड हो गए, FASL, L रिप्रेजेंट लिगेंड। रिसेप्टर और लिगेंड चेंज भी हो सकते हैं। सपोज आपके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग ट्यूबर नेक्रोसिस लिगेंड हो गए। यदि ट्यूबर नेक्रोसिस रिसेप्टर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्यूबर नेक्रोसिस लिगेंड होगा। ठीक है, फास्ट लिगेंड के अकॉर्डिंग फास्ट रिसेप्टर्स होंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस के अकॉर्डिंग ट्यूमर नेक्रोसिस लिगेंड्स होंगे। मतलब लिगेंड के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। अब एक्टिविटी होगी कैसे, ये क्या है, किलर लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, NK सेल्स है ये बेसिकली, या किलर लिम्फोसाइट्स आपकी। जैसे ही लिम्फोसाइट सेल्स किसके पास आएगी, आपके सेल की सरफेस पे आएगी और यहाँ आके बाइंड होगी। जैसे ही नेचुरल किलर सेल्स क्या हुए, ये आके बाइंड हुए रिसेप्टर्स, लिगेंड रिसेप्टर की सरफेस पे। जैसे ही आके बाइंड होंगे, डेथ डोमेन का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। जैसे ही आके बाइंड होंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डेथ डोमेन क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। डेथ डोमेन एक्टिवेट हो चुके हैं आपके। जैसे ही डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएगा FADD। एक एडॉप्टर प्रोटीन बाइंड होती है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जिसे क्या कहा जाता है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। FADD क्या है, एक टाइप की एडॉप्टर प्रोटीन। FADD एक टाइप की क्या है, एडॉप्टर प्रोटीन है, जो किससे बाइंड होगी, एक्टिवेटेड डेथ डोमेन से। ये किससे बाइंड होगी, एक्टिवेटेड डेथ डोमेन से। FADD के स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखिएगा, FADD के पास एक होता है डेथ डोमेन और दूसरा होता है डेथ इफेक्टर डोमेन, मतलब DD और DED। ये क्या होगा, इसका डेथ डोमेन, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेथ इफेक्टर डोमेन, DED। अब क्या होगा, जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड हुए, डेथ डोमेन का एक्टिवेशन हुआ, उसी स्टेप में अडॉप्टर प्रोटीन किससे बाइंड कर जाएगी, ये अडॉप्टर प्रोटीन FADD डेथ डोमेन से जाके बाइंड कर जाएगी। ये डेथ डोमेन और ये इसका क्या है, डेथ इफेक्टर डोमेन। ये डेथ डोमेन
और ये क्या है बेसिकली इसका डेथ इफेक्टर डोमेन। मतलब FADD का बाइंडिंग हो गई किससे, डेथ डोमेन से। जैसे ही FADD से बाइंड होगी नेक्स्ट स्टेज में आएंगे प्रोकेस्पेस। कौन आ जाएगा अब, प्रोकेस्पेस। प्रोकेस्पेस के पास भी हमें पता था एक प्रो डोमेन वाला पार्ट होता है जिसपे क्या होती है केस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। एडॉप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा वो और एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट स्टेज में कौन सा आ जाएगा आपके, सपोज यह है आपके पास लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और ये प्रो डोमेन्स वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोकेस्पेस। प्रोकेस्पेस की स्ट्रक्चर प्रोकेस्पेस 8। सबसे पहले कौन सा प्रोकेस्पेस आएगा, इनिशिएटर प्रोकेस्पेस। सबसे पहले कौन आएंगे, इनिशिएटर प्रोकेस्पेस, जो बाइंड होंगे बेसिकली किससे, FADD की सीक्वेंस है। जैसे ही ये बाइंड हो जाएंगे, इसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये प्रोकेस्पेस इससे बाइंड हो चुके हैं। जैसे ही प्रोकेस्पेस बाइंड होंगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्रोकेस्पेस बाइंड हुए, अब ये हो गया आपका प्रोकेस्पेस, ये हो गया आपका प्रोकेस्पेस, ये हो गया डेथ डोमेन और ये FADD। ध्यान रखिएगा जैसे ही प्रोकेस्पेस या इनिशिएटेड प्रोकेस्पेस 8 जैसे ही बाइंड होंगे ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा डिस्क कॉम्प्लेक्स। मतलब इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, डिस्क कॉम्प्लेक्स का, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। डिस्क को क्या कहा जाता है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब अब ये सेल की अपोप्टोसिस के लिए इंड्यूस करेगा उसे, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स डिस्क का फॉर्मेशन होते ही प्रोकेस्पेस का क्या हो जाएगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। हमने देखा था जब केस्पेस एक्टिवेशन देखा था, जैसे ही इनिशिएटर केस्पेस बाइंड होते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने के साथ ही स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाती है और लार्ज सब यूनिट अलग हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, जिनमें प्रोकेस्पेस किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्रोकेस्पेस किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये लार्ज सब यूनिट हेट्रोटेट्रावेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका, हेट्रोटेट्रावेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये बेसिकली इसकी क्या हो गई, स्मॉल सब यूनिट। मतलब प्रोकेस्पेस ने क्या कर लिया, हेट्रोटेट्रावेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, लार्ज सब यूनिट और ये बेसिकली इसकी स्मॉल सब यूनिट। जैसे ही हेट्रोटेट्रावेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी ये प्रोकेस्पेस किसको एक्टिवेट कर देगा नेक्स्ट स्टेज पे, प्रोकेस्पेस 3 को। मतलब ये किस पे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा केस्पेस 8 पे। प्रोकेस्पेस किस पे कन्वर्ट हो चुका है, जैसे हेट्रोटेट्रावेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ केस्पेस 8 पे। मतलब इनिशिएटर प्रोकेस्पेस का क्या हो चुका है, केस्पेस का एक्टिवेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज में किसको एक्टिवेट करेंगे, केस्पेस 3 को, केस्पेस 3 एग्जीक्यूशनल केस्पेस। और जैसे ही एग्जीक्यूशनल केस्पेस एक्टिवेट होते हैं उस स्टेज में क्या हो जाता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन या प्रोटीन लाइसिस। क्या हो जाएगा, प्रोटीन लाइसिस। न्यूक्लियर लेमिना या साइटोसोलिक प्रोटीन की क्या हो जाएगी, लाइसिस। न्यूक्लियर प्रोटीन की भी लाइसिस। जैसे ही न्यूक्लियर प्रोटीन खत्म हुई इट मीन सेल का क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, सेल कंप्लीटली डिग्रेड हो चुकी है। साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियर प्रोटीन की क्या कर देगी, लाइसिस। तो ये था क्या था आपका बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे, कैसे चला, किस स्टेप को फॉलो किया, ध्यान से समझिएगा। ये स्टेप सब में सेम होती है। पहले भी मैंने आपको कहा था चाहे वो फास्ट लिगेंड आए या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स आए या बेसिकली आपके साइटोकाइंस आए, सब में ये स्टेप्स तो सेम होगी। बस डिफरेंस क्या होगा, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स और लिगेंड में। लिगेंड तो डिफरेंट होंगे ही सही। सपोज TNF अल्फा के रिसेप्टर्स तो TNF1 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा यदि TNF अल्फा आया है एज ए रिसेप्टर। यदि साइटोकाइंस आए हैं तो साइटोकाइन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे सेल की सरफेस पे। अब ध्यान से समझिएगा स्टेप्स चल कैसे रही है। सबसे पहले एक्टिवेट हुआ डेथ डोमेन। डेथ डोमेन से कौन बाइंड हुई, एक अडॉप्टर प्रोटीन जिसे क्या कहा जाता है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। FADD क्या है, एक अडॉप्टर प्रोटीन। उसके पास 2 डोमेन थे, डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन।
डेथ इफेक्टर डोमेन से कौन बाइंड हुआ? प्रोकेस्पेज, जो क्या होता है केस्पेज का इनएक्टिव फॉर्म। केस्पेज का क्या है ये? इनएक्टिव फॉर्म। मतलब अभी इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तब ये किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव फॉर्म में। जैसे ही प्रोकेस्पेज बाइंड हुए, मतलब इनिशिएटर प्रोकेस्पेज है, ये आपका कौन सा प्रोकेस्पेज है? इनिशिएटर। इनिशिएटर प्रोकेस्पेज बाइंड हुआ, जैसे ही इनिशिएटर प्रोकेस्पेज अडॉप्टर प्रोटीन से बाइंड होगा, पूरा वीडियो यदि आपको याद हो तो इनिशिएटर केस्पेज जैसे ही अडॉप्टर प्रोटीन से बाइंड होते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाती है, लार्ज सब यूनिट अलग हो जाती है, और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का। वही हुआ, हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एम्प्लीफिकेशन कब होगा? ये तो सिंगल यूनिट का ही फॉर्मेशन होता है। एम्प्लीफाइड कब होगा? जब एग्जीक्यूशनल केस्पेज आएंगे। एग्जीक्यूशनल केस्पेज आए, इन्होंने एम्प्लीफिकेशन कराया, केस्पेज को क्या करा दिया? एम्प्लीफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा केस्पेजेस को एक्टिवेट करा दिया, और जैसे ही एम्प्लीफिकेशन होगा सेल की लाइसिस हो जाएगी। इट मीन्स साइटोसोलिक प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा और सेल की क्या हो जाएगी? कंप्लीटली लाइसिस। क्योंकि प्रोटीन ही क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। सेल बनती ही बेसिकली किससे है? प्रोटीन स्ट्रक्चर से। एक बार प्रोटीन को ही आपने खत्म कर दिया तो सेल की क्या हो गई? लाइसिस। तो ये था आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे, डेथ रिसेप्टर पाथवे, जो कैसे एक्टिवेट होता है, कब चलता है, ये सब हमने देखा। एक बार लास्ट में इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता कैसे है। देखिए सबसे पहले, या डेथ रिसेप्टर पाथवे चलेगा कैसे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीफ में इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि स्टेप्स में क्या क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में कौन सा आया? फाज लिगेंड, या सपोज कुछ भी हो सकता है उसकी जगह फाज लिगेंड या टीएनएफ लिगेंड आया है, या साइटोकाइंस। साइटोकाइंस है फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? आपके लिगेंड। लिगेंड किससे बाइंड होंगे? रिसेप्टर से बाइंड होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिसेप्टर होगा उससे बाइंड हुए। रिसेप्टर के साइटोसोलिक एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर किस फॉर्म में होगा? होमोट्राइमर फॉर्म में। रिसेप्टर और लिगेंड दोनों ही कैसे होंगे? होमोट्राइमर फॉर्म में। मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे लेकिन यूनिट्स कितनी होगी? 3। ये भी कैसा होगा? होमोट्राइमर। लिगेंड भी किस फॉर्म में आएंगे? ट्राइमर फॉर्म में। जैसे ही रिसेप्टर और लिगेंड का फ्यूजन हुआ, रिसेप्टर के साइटोसोलिक एंड पे क्या था? डेथ डोमेन था। डेथ डोमेन क्या हो गए? एक्टिवेट। डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही डेथ डोमेन एक्टिवेट हुए, नेक्स्ट स्टेप में एक एडॉप्टर प्रोटीन आके बाइंड करेगी, जिसे क्या कहा जाता है? FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जो किससे बाइंड करेगी? डेथ डोमेन से। FADD बाइंड हुई, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन किससे बाइंड हो गए? डेथ डोमेन से। ये क्या है? एक टाइप की एडॉप्टर प्रोटीन, ध्यान रखिएगा क्या है ये? एडॉप्टर प्रोटीन। जैसे ही FADD डेथ डोमेन से साइटोसोलिक एंड पे प्रेजेंट डेथ डोमेन से बाइंड होगी, नेक्स्ट स्टेप में कोई इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा प्रोकेस्पेज 8 या प्रोकेस्पेज 8 या 10, प्रोकेस्पेज 8 या प्रोकेस्पेज 10 का एक्टिवेशन। क्योंकि इनिशिएटर प्रोकेस्पेज होते ही क्या है? 2, 8, 9, 10। तो इनिशिएटर प्रोकेस्पेज क्या हो गया? रिक्रूटमेंट हो जाएगा प्लस एक्टिवेशन। रिक्रूटमेंट प्रोकेस्पेस का प्लस एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेस्पेस। कैसे होगा एक्टिवेशन? वो हमें ध्यान है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेस्पेस। एक्टिवेशन इट मींस प्रोकेस्पेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? केस्पेस में। प्रोकेस्पेस किस में कन्वर्ट हो गया? अब केस्पेस में। जैसे ही प्रोकेस्पेस कन्वर्ट हो गए केस्पेस में, नेक्स्ट स्टेप में कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एग्जीक्यूशनल केस्पेस, मतलब केस्पेस 3। केस्पेस 3 का एक्टिवेशन हो जाएगा। केस्पेस एग्जीक्यूशनल केस्पेस कौन कौन से हो सकते हैं? केस्पेस 3, केस्पेस 6 और केस्पेस 7। एग्जीक्यूशनल केस्पेस का एक्टिवेशन हुआ, जैसे ही एग्जीक्यूशनल केस्पेस एक्टिवेट हो जाएंगे, सेल की क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर प्रोटीन का डिग्रेडेशन। न्यूक्लियर प्रोटीन का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। न्यूक्लियर प्रोटीन या साइटोसोलिक प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये क्या था आपका? इनिशिएटर प्रोकेस्पेस, और ये क्या था आपका? एग्जीक्यूशनल प्रोकेस्पेस।
जो आगे एम्पलीफाइड कराएगा सिग्नलिंग को। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे का ओवरव्यू कि कैसे चलेगा। लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड हुए, डेथ डोमेन को एक्टिवेट कराया, एक्टिवेटेड डेथ डोमेन पे एफएडीडी एडॉप्टर प्रोटीन बाइंड हुई, अडॉप्टर प्रोटीन जैसे ही बाइंड हो जाएगी प्रो के स्पेस का रिक्रूटमेंट कराएगी, प्रो के स्पेस बाइंड होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा प्रो के स्पेस का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा के स्पेस 8 में, मतलब इनिशिएटर के स्पेस एक्टिवेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में के स्पेस 3 एग्जीक्यूशनर के स्पेस का एक्टिवेशन होगा। जैसे ही एग्जीक्यूशनर के स्पेस एक्टिवेट होंगे वो क्या करा देंगे, साइटोसोलिक या न्यूक्लियर प्रोटीन का डिग्रेडेशन। तो ये था आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे या डेथ रिसेप्टर पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे के केस में 2 इनहिबिटर पढ़े जाते हैं। बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे के केस में हम 2 इनहिबिटर पढ़ते हैं। कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं वो बेसिकली आपके डिकॉय रिसेप्टर्स और फ्लिप प्रोटीन्स। इंट्रासेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है फ्लिप प्रोटीन, और डिकॉय रिसेप्टर मतलब हमें समझ में आ रहा है सेल की सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये इनहिबिट करेंगे कैसे अपोप्टोसिस को। सबसे पहले देखते हैं डिकॉय रिसेप्टर। डिकॉय रिसेप्टर, डिकॉय रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन तो प्रेजेंट होता है। कौन सा डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन तो प्रेजेंट होता है, बट डेथ डोमेन एब्सेंट होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, यदि डेथ डोमेन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल की लाइसिस होगी ही कैसे, मतलब सेल की अपोप्टोसिस होगी ही कैसे। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करते हैं, उसे रोकते हैं। यदि ये क्या करते हैं, एज ए कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटर या कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट। एंजाइम में हम पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करते हैं, बेसिकली कंपटीशन करते हैं रिसेप्टर्स के साथ कि उसकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर होती है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में डेथ डोमेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन तो प्रेजेंट होते हैं। मतलब लिगेंड तो बाइंड हो सकता है बट डेथ को इंड्यूस नहीं करेगा। तो डिकॉय रिसेप्टर क्या है, ये इनहिबिटर्स है एक्सट्रिंसिक पाथवे के। क्या है बेसिकली, इनहिबिटर्स। डिकॉय रिसेप्टर्स हो गए आपके, ध्यान रखिएगा डिकॉय रिसेप्टर्स के केस में कौन सा डोमेन प्रेजेंट नहीं होगा, डेथ डोमेन। ये क्या है बेसिकली आपका डेथ डोमेन। डेथ डोमेन एब्सेंट होते हैं किसमें, डिकॉय रिसेप्टर में, और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन तो प्रेजेंट हो गए। और हम समझ चुके हैं अगर डेथ डोमेन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो आगे की प्रोसेस चलेगी कैसे, सेल की अपोप्टोसिस नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट होती है एक प्रोटीन आपके फ्लिप प्रोटीन। फ्लिप के बारे में कहा जाता है कि फ्लिप के स्ट्रक्चर इनिशिएटर प्रोकेस्पेस के सिमिलर होती है। ये क्या होते हैं, इनिशिएटर प्रोकेस्पेस के समान होते हैं, इनिशिएटर प्रोकेस्पेस के समान होते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, अगर इनिशिएटर प्रोकेस्पेस के जैसे ही है तो जाके बाइंड हो जाए, प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज करा दे और एक्टिवेशन करा दे केस्पेस का। नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। फ्लिप की दिक्कत यह है, फ्लिप के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनिशिएटर प्रोकेस्पेस के रिजेंबल तो होते हैं बट उनमें प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज वाली एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएंगे। और यदि ए प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज ही नहीं कराएंगे तो प्रो के स्पेस में कन्वर्ट ही नहीं होगा, इनिशिएटर के स्पेस एक्टिवेट नहीं होंगे तो एग्जीक्यूशनर के स्पेस तो एक्टिवेट हो ही नहीं सकते। मतलब ये क्या कर देगा, इनिशिएटर प्रो के स्पेस के समान होगा। तो सपोज सेल क्या करेगी, एज अ फ्लिप को क्या इनिशिएटर प्रो के स्पेस यूज करेगी बट इसके पास प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज नहीं होने के कारण सेल की अपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल पाथवे वही रुक जाएगा। तो इंट्रासेलुलर कौन प्रेजेंट होता है, फ्लिप। सेल की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, डिकॉय रिसेप्टर। दोनों ही क्या करते हैं, अपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये थे इनहिबिटर। प्रो के स्पेस हो सकते हैं आपके पास 8 या 10 में से कोई से भी प्रेजेंट हो सकता है। होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म चलती है, रीजन क्या है एक्सट्रिंसिक पाथवे का। ये सपोज रेडिएशन का अटैक हो गया हो, कोई वायरल अटैक हो गया हो, माइल्ड स्ट्रेस की कंडीशन या हीट के केस में सेल क्या करा देती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे करा देती है, कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आते हैं। कैसे पाथवे चलेगा वो पूरी मैकेनिज्म देखिए। डेथ इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एफएडीडी क्या होती है, डेथ डोमेन क्या होते हैं, कब एक्टिवेट हो गए, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस क्या होती है, ये भी हमने देखा। डिकॉय रिसेप्टर्स क्या होते हैं और फ्लिप प्रोटीन्स क्या होती है। होपफुली आपको यदि लेक्चर्स क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।